चलो बेटा, कल के लेक्चर में हम जो आपसे बात किए थे मींस मूल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मूल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने कहां तक बात कर लिया था? ये मूल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने बात किया था। मोलालिटी मैंने आपको समझा दिया था, अप टू मोलालिटी। आज हम बेसिकली जो बात करना चाहेंगे वो क्या क्या इसमें बचा हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो बचा हुआ था दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी पे हम बात करेंगे और नॉर्मलिटी पे बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, ये चार एक्सप्रेशन पे हम बात करेंगे। मींस मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने अभी तक मास परसेंटेज देख लिया था, वॉल्यूम परसेंटेज मैंने दो देख लिए थे, मोल फ्रैक्शन देख लिया था और मोलालिटी देख लिया था। क्लियर? और मैंने इस पर बेस्ड आपको 7-8 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो ये 7-8 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। क्लियर? और मैंने आपको अलग से जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर ही सेंड करना आपको। क्लियर? और उसमें कोई डाउट लगे तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल करो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। और आज का लेक्चर बेसिकली उसी का जो पार्ट बचा हुआ था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। दैट इज नेक्स्ट जो है मोलारिटी की हम बात करेंगे यहाँ पर। मोलारिटी को हम कैपिटल एम लिखते हैं, कैपिटल एम मतलब मोलारिटी। यहाँ पर ध्यान से देखो, मोलारिटी को भी हम कैसे डिफाइन करते हैं। मोलारिटी कैन बी डिफाइंड एज it is number of moles of solute present in 1 liter of solution. Molarity means number of moles of solute present in 1 liter of solution. जैसे एग्जांपल मैंने कहा, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए कहा, मैंने कह दिया यहां पर 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, या मैंने कह दिया यहां पर 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 1 लीटर, 1 लीटर में NaOH का 1 मोल होगा। यदि 1 मोल NaOH को हम 1 लीटर में डिसॉल्व कर दें यहां पर, तो क्या बन जाएगा? यहां पर 1 मोलर NaOH बन जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मैंने कह दिया 2 मोलर NaOH मींस 2 moles of NaOH dissolve in 1 liter of solution. क्लियर? तो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर है। अब यदि हम मोलारिटी को लिखना चाहें तो कैसे लिखें? यहां पर देखो, मोलारिटी इज इक्वल टू, मैंने कहा कैपिटल एम, मोलारिटी इज इक्वल टू, मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें आपने लिया हुआ है? लीटर में लिया हुआ है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, यदि हम देखना चाहें तो क्या लिखें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिंपल सी बात यहां पर है। क्लियर? अभी हम आपसे जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं यहां पर, क्लियर? ये बेसिकली सभी चैप्टर्स के कॉमन है। हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब बेसिक बातें उनमें आने लगेंगे, इसीलिए वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बस अभी हम केवल एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट का ही हम डील कर रहे हैं यहाँ पर। आगे चल के ये हम पूरे सभी चैप्टर हम 1 by 1 चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर। क्लियर? मैंने आपको पहले ही बताया है, मोल कॉन्सेप्ट जो है, या हम कहें आपके NCERT का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज द ओपनिंग चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ये ओपनिंग चैप्टर है और बच्चों को ये टफ लगने लगता है यहाँ पर। क्लियर? क्योंकि इस चैप्टर में कलेक्शन ऑफ सब टॉपिक्स हैं। क्लियर? तो आगे चल के ये चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझ पाएं,
बहुत अच्छे से इसका हम इंटरप्रिटेशन लिख सकें, बहुत अच्छे से हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें, तो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपसे बात कर रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर, तो आप इन सभी बातों को ध्यान से समझते जाओगे। क्लियर? कोई आपसे पूछे मोलारिटी यदि हमें निकालना है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक मैंने सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखना ध्यान से। यहाँ पर मोलारिटी इज इक्वल टू यदि हम लिखना चाहें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर? n से। तो मैंने वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर? वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? v से यहाँ पर। तो मैंने क्या लिख दिया? n अपॉन वॉल्यूम, मतलब v किस में है? इन लीटर है। v मैंने यहाँ पे लीटर में लिखा हुआ है। क्लियर? अब आप देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम पहले जानते ही थे, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? तो मैंने क्या लिख दिया? दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसको हम इस टाइप से यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर? अब मान के चलो वॉल्यूम ml में दिया जाए, यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया जाए, तो हम लीटर में कन्वर्ट कैसे करें? लीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो 1000 से डिवाइड कर दो। यदि हम इसको 1000 से डिवाइड करें या 1000 को हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो भी एक ही बात है। क्लियर? तो मोलारिटी इज इक्वल टू, हम लिखना चाहें तो कैसे लिख दें यहाँ पर? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस में आ गया यहाँ पर? वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्लियर? इसको हम इस टाइप से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए। वॉल्यूम ml में दिया था, तो मैंने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। क्लियर? 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर। ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक इस पर सिंपल बेस्ड क्वेश्चन आप देखो, ये सब आप लिख लेना यहाँ पर। सिंपल यदि हम एक क्वेश्चन देखना चाहें यहाँ पर, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान के चलो मैंने कहा यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 ग्राम NaOH is present in 150 ml of solution। 150 ml of solution। क्लियर? तो हम यहां पर कैसे कैलकुलेट करें? ध्यान से देखो। तो देखो, मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था? अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालें? तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का देखो वेट कितना दिया हुआ है? 5। अब NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40 है, तो मैंने नीचे 40 लिख दिया यहाँ पर। क्लियर? और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? वॉल्यूम 150 ml है, तो ऊपर मैंने 1000 का मल्टीप्लाई किया अपॉन 150, मैंने ml में था, इस टाइप से लिख दिया यहाँ पर। क्लियर? तो यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो, मीन्स ये कितना हो जाएगा? 50 अपॉन ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60। ये भी 0 कैंसिल कर दो, मीन्स मोलारिटी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5/6। ये यहाँ पर आंसर बन जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर। मीन्स मोलारिटी हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? और वॉल्यूम यदि आपको ml में दिया हुआ है, तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस टाइप से यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला बना लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात आपको समझ में आ जाएगी यहाँ तक है? क्लियर है? अभी मोलारिटी पे बेस्ड बहुत डिफरेंट टाइप के केसेस हैं यहाँ पर।
क्लियर। अभी तो बस हम आपके सामने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रख रहे हैं कि मोलारिटी टर्म क्या होता है। इस पर बेस्ड हमें 7-8 टाइप के फॉर्मूले देखेंगे हम यहाँ पर। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू रिजल्टेंट मोलारिटी V1 प्लस V2। क्लियर। बहुत से टाइप की यहाँ पर हम आगे चल के बात करेंगे, इसके बहुत से केसेस हैं जिनकी हम बात करेंगे। फिलहाल एक आपको जो है ये मोलारिटी टर्म क्लियर हो जाए कि मोलारिटी भी कुछ होता है। क्लियर। तो हम आगे चल के सभी बातें इसकी हम आपको समझा पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आता के। क्लियर है बात यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर अब हेडिंग हम लिखेंगे यहाँ पर नॉर्मलिटी। नेक्स्ट हेडिंग आप देखो नॉर्मलिटी। नेक्स्ट हेडिंग आप देखो यहाँ पर नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी यहाँ पर, नॉर्मलिटी मतलब कैपिटल N। नॉर्मलिटी आप किस टाइप से यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये भी आप समझो यहाँ पर। देखो ध्यान से बेटा, नॉर्मलिटी यहाँ पर, नॉर्मलिटी निकालने का यहाँ पे सबसे सिंपल देखो, नॉर्मलिटी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी कोई हमसे पूछे तो हम कैसे डिफाइन करें? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। या हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख दें? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents of solute upon volume of solution in liter। सिंपल डेफिनेशन आप देखो पहले, नॉर्मलिटी का सिंपल डेफिनेशन मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो एक बात यहां पर, जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स पढ़ते थे वैसे ही अब मेरे सामने क्या आ गया यहां पर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू given weight upon equivalent weight। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान समझना आप पर। कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसी का भी निकालना हो तो फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैंने आपसे इक्विवेलेंट वेट पर बात किया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ये मैंने आपसे बात किया हुआ था पहले। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। और वेट किसका? सॉल्यूट का। इक्विवेलेंट वेट किसका यहां पर? तो सॉल्यूट का। क्लियर। अब ध्यान से देखना यहां पर, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला, ये इक्विवेलेंट वेट है, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अलग हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अलग हैं। मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज सिमिलर टू नंबर ऑफ मोल्स, इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बहुत ध्यान से समझना आप यहां पर। E क्या है? E इज इक्विवेलेंट वेट। E बेसिकली यदि हम लिखना चाहें यहां पर तो क्या लिखें? इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। E इज इक्वल टू, हम पहले क्या लिखे थे बताओ? E इज इक्वल टू एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन, एसिड है तो एसिडिटी, बेस है तो बेसिसिटी। क्लियर। और मैंने यहां पर V और C और N भी हम यहां पे लिखे थे। मींस मैंने आपको लिखा था इक्विवेलेंट वेट
यदि एसिड का निकालते थे तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेस, यदि हम बेस का निकालते थे तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। क्लियर? एलिमेंट का निकालते थे तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। क्लियर? ये फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं, ये 5 फॉर्मूले थे, मैंने इनको एक साथ में लिख दिया था यहाँ पर। क्लियर? 5 in 1 फॉर्मूला था यहाँ पर। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला हम क्या यहाँ पे लिख दें? मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? यदि इक्विवेलेंट वेट यदि वो एसिड होगा तो कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी कितना उसका। यदि हम बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे होंगे तो कैसे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट बेस अपॉन एसिडिटी कितना। यहाँ पर एसिड के लिए टर्म बेसिसिटी और बेस के लिए टर्म एसिडिटी, ये पॉइंट हम आपसे क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला, और यहाँ पर देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होते जाते हैं। नॉर्मलिटी निकालने में थोड़ा दिक्कत जाती है, समझो। नॉर्मलिटी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, और वी कैन से नॉर्मलिटी सिंपली मीन्स number of moles of gram equivalents of solute upon volume of solution in liter। सिंपल मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देखे तो मैंने उनके लिए एक अलग से फॉर्मूला लिख दिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन वेट, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला भी हम पहले पढ़ चुके थे। क्लियर? मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको इक्विवेलेंट वेट का आइडिया दिया हुआ था। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी, या फिर बेसिसिटी, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या फिर वैलेंसी। ये बात बेसिकली हम आपको बता चुके थे पहले। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात समझ में आ जाएगा आपको। अब हम और सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। आप देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है? देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मैंने लिख दिया W वेट अपॉन नीचे इक्विवेलेंट वेट। अब वॉल्यूम मैंने क्या मान लिया कि वॉल्यूम मान के चलो किस में दिया हुआ है? लीटर में ही है। तो वॉल्यूम मान के चलो मैंने इन लीटर ही लिख दिया यहाँ पर। ये फॉर्मूला ध्यान में गया यहाँ पर। क्लियर? एक और फॉर्मूला, यदि वॉल्यूम ml में दिया जाए, वॉल्यूम किस में दिया जाए? ml में, तो हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करें? 1000 से डिवाइड कर दें या हम ऊपर उसका मल्टीप्लाई कर दें। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कैसे लिख दें? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, दैट इज टू कैलकुलेट द नॉर्मलिटी। यहां पर W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, E मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, V in ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड किया था, तो डिवाइड वो ऊपर चला गया। यहाँ पर मैंने इस टाइप से लिख दिया। ये बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर बहुत ध्यान से आप देखना है। नॉर्मलिटी के हम 3-4 एग्जाम्पल पढ़ेंगे पहले यहाँ पर, इसको क्लियर करने के लिए। यहाँ पर नॉर्मलिटी को हम कैसे क्लियर करें ये आपको देखना होगा। क्लियर? तो हम पहले इसका एक फॉर्मूला इस साइड में लिख देते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? W इंटू 1000 अपॉन E मतलब इक्विवेलेंट वेट, V इन ml, ऐसा लिख देते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आपको ठीक से पता होना चाहिए, ये हम पहले बता चुके हैं फॉर्मूला आपको यहाँ पर। ठीक है ना? ये आपने लिख लिया होगा। अब हम इस पर बेस 2-3 क्वेश्चन पहले करें यहाँ पर, तब क्लैरिटी डेवलप होगी इसमें। नॉर्मलिटी निकालने में 2-3 बातें आपको समझना होंगी। क्लियर? देखो ध्यान से यहाँ पर नॉर्मलिटी पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन आप देखो। नॉर्मलिटी निकालना है हमें यहां पर, तो मान के चलो मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल ले लिया।
सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक सिंपल एग्जांपल मान के चलो, मैंने कहा HNO3, तो मैंने लिख दिया HNO3 कितना 63 यहाँ पर, ठीक है ना। तो 63 का हाफ 31.5 लिख देते यहाँ पर, 31.5 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 300 milliliter of solution. Find out normality. अब देखना ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 31.5 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 300 ml of solution. Find out normality. क्लियर। अब देखना आप HNO3 का मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता होना चाहिए। तो इनके एटॉमिक मास देखो, हाइड्रोजन का 1 तो प्लस कर दिया, नाइट्रोजन कितना है 14 है तो 14 एक नाइट्रोजन का, एक ऑक्सीजन का 16 into 3 कितना हो गया 48। अब इसको मैं यदि ऐड करें यहाँ पर तो कितना हो जाता है यहाँ पर 48 प्लस 10 58 में 5 और ऐड कर दो यहाँ पर, 58 और 5 63 हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख दें, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पर, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास ब्रैकेट में लिख दे रहे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 63 यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो मैंने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml, ऊपर मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ध्यान से, वेट हमें दिया हुआ है 31.5 ग्राम। अब देखो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसिड है ना HNO3 एसिड है, तो इक्विवेलेंट वेट यदि हम निकालना चाहें तो क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कितना है 63 यहाँ पर, क्लियर। अब देखो इसका बेसिसिटी कितना होगा, HNO3 एक एसिड है, HNO3 एक एसिड है, तो इसका बेसिसिटी यहाँ पर एक ही H है, तो कितने OH लग रहे होंगे, केवल एक OH लगेगा, मींस इसका बेसिसिटी कितना है यहाँ पर 1 है। देखना ध्यान से, यहाँ पर यदि मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट HNO3 का निकालें, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 इज इक्वल टू HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना तो दिया हुआ है 63 अपॉन बेसिसिटी कितना है इसका, यहाँ पर HNO3 में एक ही H दिख रहा है, तो अब उनको एक ही OH भी लगेगा, तो मींस बेसिसिटी इसका कितना है, बेसिसिटी इसका 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा HNO3 का यहाँ पर 63 यहाँ पर। ये बात समझे आप यहाँ पर, क्लियर। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट कितना दिया था 31.5 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 ये सॉल्यूट है 63 यहाँ पर, ये लिख दिया। वॉल्यूम कितना दिया था यहाँ पर देखो 300 ml, ऊपर मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना सॉल्व होके आएगा यहाँ पर देखो, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गए, 31 से यहाँ पर दिया तो 2 आ गया यहाँ पर, क्लियर। तो इधर कितना हो जाएगा ये 5, मींस नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा ये 5/3 यहाँ पर, नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा 5/3। एक सिंपल एग्जांपल में लिया है, नॉर्मलिटी निकालते समय ध्यान रहे मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना ही पड़ेगा। वेट उसने दिया तो मैंने वेट लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट भी साथ में निकालना ही पड़ेगा यहाँ पर, बाकी सब डेटा दिए हुए थे मैंने कुछ नहीं किया, बट इक्विवेलेंट वेट ही मैंने वहां पर ठीक से निकाला। HNO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, बेसिसिटी 1 है तो मैंने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लिखना यहाँ पर, एक और क्वेश्चन आप लिखना, हम यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया देखो, मैंने लिख दिया 49 ग्राम ऑफ H2SO4 लिख दिया यहाँ पर, H2SO4 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन
300 की जगह पे हम थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड आउट नॉर्मलिटी। मॉलिक्यूलर मास यदि हम लिखना चाहें H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास तो 98 कैसे आया? एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2, सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 into 4 64 मीन 64 प्लस 32 प्लस 2 आप करोगे तो 98 ही आएगा आप मॉलिक्यूलर मास। ठीक है नहीं? अब मैंने यहाँ पर फिर से फॉर्मूला यही लिख दिया यहाँ पर। अब देखो सॉल्यूशन हम कैसे करें यहाँ पर। जैसे मैंने देखा कि नॉर्मलिटी पूछा हुआ है तो मैं नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। अब देखो यहाँ पर वेट दिया हुआ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये तो डेटा है ही। अब E इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालना था, तो पहले मैंने सोचा हम इक्विवेलेंट वेट निकालना H2SO4 का। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 यदि हम निकालना चाहें यहाँ पर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट तो क्या है? मॉलिक्यूलर मास H2SO4 कितना है? 98। अब यहाँ पर देखो H पॉजिटिव कितना है? 2 हैं। क्लियर? मींस यहाँ पर कितने OH लगेंगे? 2 NaOH या हम कहें 2 OH नेगेटिव। तो इसका ये एसिड कैसा? डाई बेसिक एसिड है। मींस इसका बेसिसिटी कितना है? 2 है। यहाँ पर H कितने दिख रहा है? 2, तो मींस इसका बेसिसिटी कितना है? 2। ध्यान से देखो, हम हमेशा ऐसे डिसाइड नहीं करते कि H कितने दिख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? एसिडिक हाइड्रोजन यदि हम इसमें देखें तो 2 है। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन होते थे? ऐसे हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अटैच हो, एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्लियर? तो इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, तो मींस 2 OH नेगेटिव लगेंगे यहाँ पर। तो इसका बेसिसिटी कितना होगा यहाँ पर? 2 मींस कितना हो जाएगा ये? 49। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा इसका? 49। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट कितना दिया हुआ है? 49 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 49। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500। ऊपर कितना मल्टीप्लाई कर दें? 1000 का, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा नॉर्मलिटी? यहाँ पर 2। सिंपली आंसर 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये बात समझ गए? तो ध्यान रहे, जब भी मुझे नॉर्मलिटी निकालना होगा मुझे इक्विवेलेंट वेट भी साथ में चाहिए। तो नॉर्मलिटी निकालने में इक्विवेलेंट वेट निकालते आना चाहिए। नॉर्मलिटी हम तभी निकाल पाएंगे जब मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालते आता हो। और मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें ये हम आपको पहले समझाए हुए हैं। क्लियर? तो उसको आप एक बार और ध्यान से देखो। और यहाँ पर नॉर्मलिटी हम कैसे निकालेंगे वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात क्लियर हो जाएगा यहां तक? क्लियर? एक और एग्जांपल हम लिखना चाहें तो मैंने क्या लिख दिया, जैसे 10 ग्राम NaOH। अब ये वाला क्वेश्चन आप ही सॉल्व करना है। यहाँ पर 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड आउट नॉर्मलिटी। मॉलिक्यूलर मास यदि हम NaOH का लिखना चाहें तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 40। अब ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करना है। यहाँ पर ये निकाल के बताओ नॉर्मलिटी कितना आएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पर वेट दिया हुआ है। अब इक्विवेलेंट वेट NaOH का कितना होगा? NaOH मतलब बेस है, इसमें एक OH दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एसिडिटी कितना होगा? 1। तो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आ जाएगा? 40/1 मींस 40। वॉल्यूम दिया हुआ है और 1000 अब है, आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप इसको अटेम्प्ट करके देखो यहाँ पर। तो नॉर्मलिटी निकालने में आपको जो है नॉर्मलिटी का पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? अब फिर मैंने ओपन किया इसको, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या आया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आया। क्लियर? और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं? इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है।
यहां तक बात समझ में आ जाएगी आपको। लास्ट इसमें दो और बचे हुए हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन की हम बात करेंगे यहां पर। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ध्यान से देखो यहां पर। जैसे पार्ट्स पर मिलियन और एक पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ध्यान से आप समझो यहां पर। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ और पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। अब हम यहां पर इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, यहां पर पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको आप ध्यान से देखो। ये यूज में कब आते हैं, मींस ये दोनों मेथड जो है, ये दोनों मेथड हम यूज में कब लेते हैं, जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, जैसे मैंने कह दिया, मान के चलो 0.000002 ग्राम ऑफ सॉल्ट NaCl is present in 1 लीटर ऑफ वाटर। अब 1 लीटर पानी में इतने ग्राम ये NaCl प्रेजेंट है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होएगा, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन। मींस पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन का यूज जो होता है जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, तब ही हम ये दो मेथड यूज में लेते हैं, तभी हम ये दो मेथड यूज में लेंगे यहां पर। क्लियर, जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा तभी इसको यूज में लिया जाएगा। क्लियर, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन तभी यूज में आएगा, अदरवाइज हम इसको यूज में नहीं लेंगे। यहां पर सिंपल यदि हम लिखना चाहें, यहां पर सिंपल यदि आप लिखना चाहोगे यहां पर, तो हम कैसे कहेंगे, पीपीएम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, सिंपल फॉर्मूला हम कैसे लिख दें यहां पर, पीपीएम यदि हमें निकालना है तो पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई, हम यहां पे क्या लिख दें, 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ आप लिख दो, मिलियन मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। यदि हम पार्ट्स पर बिलियन, तो बस थोड़ा सा ही चेंज होगा, 10⁻⁶ जो है यहां पे हम क्या लिख देंगे, 10⁸ लिख दिया जाएगा यहां पर। क्लियर, तो क्या बन जाएगा यहां पर, बिलियन। फॉर्मूला यही रहते हैं, बस ये मिलियन है और यहां पर बिलियन है यहां पर। क्लियर, मिलियन एंड बिलियन बस आपको देखना है, बाकी फॉर्मूले यहां पर यही चलेंगे यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। मीन्स यदि हम यहां पर देखना चाहें, पीपीएम और पीपीबी हम किसके लिए यूज करते हैं, जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो। जैसे हम देखते हैं पॉल्यूशन का जो इंडेक्स मेजर होता है, जैसे हम कहते हैं दिल्ली में पहले बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता था, मतलब वहां पर जो अपन इंडेक्स मेजर करते थे, मींस जैसे मैंने कहा यहां पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, जैसे मैंने कहा अभी यहां पर कुछ पॉइजनस गैसेस हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो बहुत कम। अब उनका यदि हम मान के चलो मास परसेंटेज निकालें तो वैल्यू जो है बहुत कम आएगी, उसको बोलने में दिक्कत जाएगी, उसको लिखने में दिक्कत जाएगी। तो ऐसे सभी एक्सप्रेशन हम किस में लिखना पसंद करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में या पार्ट्स पर बिलियन में, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बात आप समझ जाओगे यहां पर। मींस पीपीएम और पीपीबी कब यूज होते हैं, जब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वेरी लेस हो तब। क्लियर, और सिंपली लिखने का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ यहां पर। इस केस में मिलियन हो जाएगा यहां पर, इस केस में यहां पर
बिलियन और कोई डिफरेंसेस नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक ये बात आप समझ में आ जाएगी आपको। मतलब अभी मैंने आपके मोल कॉन्सेप्ट पे लगभग 5 और 6 लेक्चर्स लिए हुए हैं। क्लियर? अभी अपने पास जो है, जो आगे टाइम अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग लगभग अपने 5-7 ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखे हुए थे। यदि एक कॉन्सेप्ट को सीखने में 5-6 लेक्चर्स लगेंगे तो लगभग अपन को 30 डेज का टाइम इसमें अभी लग ही जाएगा आपको। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स लिखे हुए थे, एक पार्ट को समझने में हम 5-5 लेक्चर लगभग देंगे। क्लियर? तो इससे आपका क्या होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। क्लियर? और फिर जब लॉकडाउन ओपन होगा तो हम फिर रेगुलर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रेगुलर चैप्टर बेसिकली क्या होगा, यही आपके रेगुलर चैप्टर, जैसे पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? इसको हम डिस्कशन में लेंगे। यहाँ पर लगभग 1 महीना इसमें मुझे लग जाता है कंप्लीट करने में। ऐसे ही फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मींस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे बात करेंगे। पूरे केमिस्ट्री का बेसिस जो है एलिमेंट्स, उसकी हम डिस्कशन में लेंगे यहाँ पर। तो अभी अपने पास जो है लगभग अपन 30 डेज का जो डिस्कशन अपन प्लान किए, 5-6 दिन अभी हो गए। आगे अब नेक्स्ट हम टॉपिक ले लेंगे, 4-5 लेक्चर उसको देंगे यहाँ पर। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, 5-6 लेक्चर उसको देंगे। इस टाइप से अभी आपका शेड्यूल ये चलता जाएगा। आप लोग अभी जो है केमिस्ट्री को आप समझो यहाँ पर कैसे मुझे समझना है। क्लियर? मैंने आपको जो कुछ टॉपिक लिखे हुए थे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्लियर, और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी हम आपसे बात किए थे। इसके बाद मैंने कहा था आपको जो है IUPAC का थोड़ा आइडिया, जैसे कुछ कंपाउंड, जैसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड पूछेगा मुझसे, वो मुझसे सक्सिनिक एसिड पूछेगा, तो ये सब हम भूल जाते हैं। तो इसका मैंने ट्रिक्स आपको लिखवाया था, ओ माय स्टूडेंट गिव ए पार्टी। क्लियर? ये बात हम आपको पहले बता दिए थे। तो ये ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आप ध्यान में रखो, ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आते हैं। क्लियर? मींस यहां पर आपको इस टाइप से ये सब बातें पढ़ते जाना है। तो अभी हम लगभग 5-5 लेक्चर्स देते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, मुझे एक मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। इससे क्या होगा, मुझे एक बेसिक आइडिया डेवलप होगा और चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। फिर से आप ध्यान से देखो, कोई पूछे नीट JEE में अच्छा परफॉर्म कौन करता है, नीट JEE में कोई आपसे पूछे अच्छा परफॉर्म कौन करेगा, मतलब नीट JEE का यदि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। नीट JEE का अच्छा परफॉर्मर को यदि हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे ऐसे स्टूडेंट जो एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं। मतलब नीट JEE या हम कहें CET एग्जाम, ये क्या है, बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे का एप्लीकेशन पार्ट जितना स्ट्रॉन्ग, वो बच्चा उतना ही ज्यादा दमदार हो जाता है। क्लियर? और ये पार्ट हम कब स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं, जब अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर? अच्छे बुक्स भी मेरे पास पढ़ने को होना चाहिए। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, यदि मुझे JEE का देखना है, JEE मेंस एडवांस में अच्छा परफॉर्म करना है, तो अपने पास कौन कौन से बुक्स, मैंने आपको एक सिंगेज वाला बुक्स बता दिया था, सिंगेज का बुक्स बताया था। साथ में मैंने आपको जो वाइब्रेंट एकेडमी है, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं, जैसे MS चौहान हो गए, नरेंद्र अवस्थी वाला बुक है फिजिकल केमिस्ट्री का, VK जायसवाल, ये बुक हो गए। और भी कुछ बुक्स हैं, ये हम आगे चल के रिकमेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। क्लियर? कुछ बच्चे बहुत पढ़ते हैं, उनकी स्पीड बहुत होती है, वो क्वेश्चंस बहुत जल्दी लगा लेते हैं, तो कुछ बुक्स और भी हम आपको आगे चल के रिकमेंड करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 बुक्स और भी आते हैं,
एक बेसिकली हम बुक लिखना चाहें यहाँ पर तो एक कौन सी बुक है, मॉरिसन एंड बॉयड। ये बुक बेसिकली जब जो बच्चे बहुत टॉपर कैटेगरी में आ जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं बेटा आप एक मॉरिसन एंड बॉयड बुक और ले लो साथ साथ में, उसको भी आप रीड करने लगो। क्लियर। एक हिमांशु पांडे की बुक्स भी हम यूज में लेते हैं। मतलब हम आपको जो क्वेश्चंस बनाते हैं तो अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 10 बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिस पर आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है यहाँ पर। क्लियर। एक और बहुत अच्छी बुक आती है जगदम्बा सिंह की। क्लियर। हिमांशु पांडे एक इसमें आ गए यहाँ पर वो। क्लियर। तो इसी टाइप से लगभग 10 बुक्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ऐसे ही 4-5 बुक्स हम फिजिकल में यूज में लेते हैं। क्लियर। एक ओपी टंडन का बुक भी बहुत कॉमन है, वो भी खूब बच्चे पढ़ते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ में यहाँ पर मुखर्जी का एक फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। टुगेदर विद के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। नरेंद्र अवस्थी जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस के भी हम साथ साथ में सेट बनाते हैं। आपके जो सैटरडे को टेस्ट होता है उसमें हम प्रैक्टिस में टेस्ट एक क्वेश्चंस रखते हैं। क्लियर। ऐसे ही हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर नीट के लिए यदि हम देखें तो अब सिंगेज वाला जो बुक है वो भी आपके नीट के लिए भी आता है। तो कोई बच्चा जो नीट में ऐसा सोचता हो कि मुझे 700 मार्क्स टच करने हैं, कि मेरे मार्क्स लगभग 700 के आसपास आना चाहिए। क्लियर। तो उस बच्चे को भी सिंगेज के जो बुक्स हैं, सिंगेज के बुक्स नीट के लिए आते हैं, तो आप वो वाले बुक्स भी आप ले सकते हो। क्लियर। या जो मैंने आपको बुक्स बता दिए हैं वो बुक्स आपको पढ़ना है। पहले तो देखो कुछ बुक्स हम बाद में बताते हैं उन बच्चों के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। कोई बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हम आगे चल के ये वाले बुक्स भी आपको रिकमेंड करेंगे। तब तक पहले जो है बेसिक बुक्स हम तैयार करें। कोई दिक्कत तो नहीं आप पर। तो आप लोग जो है बहुत ध्यान से इन चीजों को समझो, पढ़ो, और कोई डाउट है तो डाउट आप पूछो, और खुद भी आप एनालिसिस करने की एबिलिटी बनाओ। आप लोग होमवर्क करो, उसमें से आप जो है खुद भी आप एनालिसिस डेवलप करो। आपकी स्ट्रेटेजी कैसी चल रही है, कैसा मेरा पढ़ना है, किस टाइप से मुझे पढ़ना चाहिए, इन सब बातों को जो है ध्यान में रखते हुए आप अपना वर्क करो। क्लियर। और जैसे सीईटी के लिए जो बुक है, सीईटी के लिए सबसे मेन बुक जो हम देखते हैं, सीईटी के लिए मेन बुक आता है एक PN पब्लिकेशन का बुक आता है, एक MTG पब्लिकेशन के बुक आते हैं। यदि हम सीईटी की बात करें तो ये 2 बुक्स मोर देन सफिशिएंट हैं आपके सीईटी एग्जाम के लिए। और सीईटी में आपका एक टेक्स्ट बुक आपका मेन है। बस ये 2-3 बुक्स ही आपको तैयार करना सीईटी के लिए। प्लस हमारे जो क्वेश्चंस के जो सेट्स हैं, मींस लगभग सीईटी पे लगभग 2500 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए, वो आपको तैयार करना है सीईटी चैंपियन के नाम से। ऐसे ही लगभग 6,000 to 7,000 क्वेश्चंस का एक फाइल है, वो आपके जेई के लिए है और नीट के लिए है। मीन जेई मेंस और नीट के लिए इफेक्टिव है। क्लियर। एडवांस के लिए अलग से मटेरियल रहता है। तो आप इस टाइप से आप इसको सॉल्व करते जाओ। इस सैटरडे को हो सकता है हम एक आपका स्मॉल टेस्ट कंडक्ट करें। क्लियर। लगभग 10-15 क्वेश्चन पर बेस्ड एक टेस्ट भी हो सकता है, इस सैटरडे को रहे। क्लियर। और वो किस पे रहेगा, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, जो ये 5-6 लेक्चर्स आपके मूल कॉन्सेप्ट पे हुए हैं, उसी पर बेस्ड बेसिकली ये लेक्चर आपका रहेगा। क्लियर। तो इस पर बेस्ड आपको सभी तैयारी कर लेना है। कॉन्सेप्ट पूरे एक बार समझ लो, और कोई डाउट आते हैं तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल करो। कोई दिक्कत तो नहीं आता बेटा। अब कल से बेसिकली हम जो बात करने जाएंगे दैट इज बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पर हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर, या हम ऐसे कहें कि अब 4-5 आगे जो लेक्चर आने वाले हैं वो बेस्ड होंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो खूब अच्छे से आप पढ़ते जाओ। ओके, थैंक यू।